कैसे आप सभी। दिस साइड ट्रुषि मैम, स्वागत करते हो आप सभी का इस चैनल पे। तो आज हम कुछ नया करने वाले हैं। नया मैम मतलब क्या, वन शॉट करने वाले? क्या नहीं, वन शॉट नहीं करने वाले, पर कुछ ऐसा ट्राई करने वाले जहां पर मैं 15 से 20 मिनट के अंदर आपको ये पूरा चैप्टर रिवाइज करवा दूंगी। जैसे कि एग्जाम के एक दिन पहले हमें ऐसा रहता ना कि यार पूरा चैप्टर आता है, पर एक बार ना खाली रिवाइज कर दूं। रिवाइज करने के लिए हमें कोई ऐसे फ्रेंड के पास जाना पड़ता है जो आपको फटाफट से पूरा चैप्टर ये ऐसा होता है, ये वैसा होता है, ऐसे ऐसे करके मतलब बोल देता है। आपको पता है कि ये पूरा डिटेल में नहीं समझाने वाला फ्रेंड, पर तो भी आप उस दोस्त के पास क्यों जाते हो? क्योंकि वो सारे टॉपिक्स एक बार टच हो जाए, राइट? माइंड में सारे वो टॉपिक्स ऐसे हाँ हो गया हो गया हो गया हो गया, वो फीलिंग आ जाए बस, राइट? तो बस यही होने वाला है आज के सेशन में। तो वीडियो को एंड तक देखना जरूर से, चाहो तो आप 1.5x पे लगा दीजिए सो दैट आपका ये 20 मिनट का वीडियो भी 10 मिनट में कंप्लीट हो जाए और फास्ट फास्ट हो जाए। चलिए, तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। वैसे तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में 70 to 80 स्लाइड्स है, पर देखते हैं, लेट्स सी कि ये सारे स्लाइड्स हम 10 मिनट या 20 मिनट के अंदर कैसे कंप्लीट करते हैं। 20 मिनट तो लगेगा ही। सबसे पहले तो इनहेरिटेंस या हेरिडिटी। इनहेरिटेंस या हेरिडिटी यानी क्या? प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर। जैसे कि हम देखते हैं कि आई कलर है, स्किन कलर, हेयर कलर, ये सारे जो ट्रेड्स होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास ऑन होते हैं, राइट? मम्मी पापा के पास होते हैं तो बच्चे के पास भी आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ तो ऐसी चीज है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन हो रही है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस कहते हैं। इनहेरिटेंस किसने लाया था? मेंडल ने लाया था। ठीक है, ये आपको पूछा जाएगा, तो ये याद रखना है, ग्रेगोर मेंडल। इट वॉज द फादर ऑफ जेनेटिक्स या फादर ऑफ इनहेरिटेंस। उसके बाद में युगोदेव राइस का याद रखना है, म्यूटेशनल थियोरी या म्यूटेशन के बारे में जब भी आपको पूछे तो युगोदेव राइस याद रखना है। ठीक है, ये दोनों फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है आपको एग्जाम में। इसका ज्यादा चांस नहीं होता, तो भी आप एक बार रीड कर सकते हो, क्रोमोसोम्स में ये और फिर डीएनए में ये। उसके बाद में नेक्स्ट इज जेकॉब एंड मोनॉड। इसके बारे में भी ज्यादा नहीं आता है, पर तो भी आप देख लो कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जेकॉब एंड मोनॉड थे। फिर प्रोटीन सिंथेसिस मतलब सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ क्या होता है? देखो, जैसे मैंने कहा कि आई कलर है, स्किन कलर, हेयर कलर, ये सारे एक प्रोटीन से आए हैं, राइट? कि आपके बॉडी के अंदर कुछ ऐसा प्रोटीन प्रोड्यूस हुआ जिससे वो आई कलर ब्लू दे रहा है या आई कलर ब्राउन दे रहा है या ग्रीन दे रहा है, जो भी है। ठीक है, तो वो कैसे आ रहा है? थ्रू सम काइंड ऑफ प्रोटीन। अब ये प्रोटीन कहां से आ रहा है मैम? प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है हमारे बॉडी के अंदर। कैसे? तो पहले तो डीएनए में आ जाओ। डीएनए क्या एक डबल स्टैंडर्ड है, राइट? ये डबल स्टैंडर्ड का सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज आरएनए। आरएनए से बनाया जाता है प्रोटीन। तो जब डीएनए से आरएनए की मैं बात करूं तो इसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से जब प्रोटीन बनता है तो इसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। तो दो प्रोसेस है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। समझ में आया? अब नेक्स्ट, अब ट्रांसक्रिप्शन की बात करें। जैसे मैंने कहा आपको डीएनए से आरएनए बने तो इसे हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन में आपको जो आरएनए बनाया जाता है, ये यहाँ पे एमआरएनए की बात हो रही है, दैट इज मैसेंजर आरएनए की बात हो रही है। मैसेंजर आरएनए के ऊपर ना तीन तीन का ग्रुप्स है और उसे हम कहते हैं कोडॉन्स। ठीक है, तो जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस है ना, वो तीन तीन में वो लोग ने ऐसा गैंग बनाया है और एक गैंग का नाम है कोडॉन। ऐसे हमारे जो आरएनए में बहुत सारे कोडॉन्स है। एमआरएनए की बात हो रही है। टीआरएनए में एंटी कोडॉन्स होते हैं, उसी के उल्टे चलने वाले, राइट? एक बात हमें याद रखनी है, दैट इज ये सारे जो है ये नाइट्रोजनस बेसिस या तो न्यूक्लियोटाइड बेसिस है, जिसमें आरएनए की अगर हम बात करें तो चार होते हैं, दैट इज ए, यू, जी एंड सी। ठीक है, ए, यू, जी एंड सी। उसमें शादी हो रखी है दोनों की। ए की शादी हुई है विथ यू, यू की शादी हुई विथ ए। ठीक है, ये तो क्लियर है। दूसरा जोड़ा हमारे पास है जी और सी। जी की शादी हुई है विथ सी, सी की शादी हुई है विथ जी। तो हमेशा जब भी ये लोग रहेंगे ना, तो साथ में उसको उसी का हमसफर चाहिए। जैसे कि अगर ए है तो ए को साथ में ऑपोजिट क्या चाहिए रहेगा? यू चाहिए रहेगा। यू को क्या चाहिए रहेगा? ए चाहिए रहेगा। वाइस वर्सा, जी को क्या चाहिए रहेगा? सी चाहिए रहेगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हमें समझना है जब भी आपको सीक्वेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आए। अब बात करेंगे ट्रांसलेशन की। ट्रांसलेशन यानी क्या? मैंने आपको क्या कहा? ट्रांसलेशन यानी आरएनए से प्रोटीन बनाने के प्रोसेस। अब इसमें राइबोसोम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, बिकॉज हमें पता है कि सेल के अंदर राइबोसोम ज्यादा प्रोटीन फैक्ट्रीज यानी प्रोटीन सिंथेसिस तो यही करते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन में राइबोसोम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड टीआरएनए ऑफ कोर्स
बिकॉज जो भी अमीनो एसिड्स बन के आ रहे हैं वो ट्रांसफर करने में मदद कर रहे हैं। तो टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए, और वो क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर अमीनो एसिड्स इकट्ठा कर रहे हैं। और जैसे ही अमीनो एसिड्स बन जाती है वो अमीनो एसिड्स की चेन बना देते हैं और बीच बीच में क्या डाल देते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड्स डाल देते हैं। और यही पेप्टाइड बॉन्ड से आगे जाके क्या बन जाता है बच्चों? प्रोटीन बन जाता है। और प्रोटीन से पहले पॉलीपेप्टाइड कहलाया जाता है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि मैम अमीनो एसिड यानी क्या, पॉलीपेप्टाइड यानी क्या, और प्रोटीन यानी क्या। अमीनो एसिड आप समझो कि इट इज फूल, ठीक है? तो फ्लावर्स है मेरे पास, वो वही फ्लावर्स के बीच में मैंने धागा डाला और वो धागे से क्या बना दी? माला बना दी, उसे हम कहेंगे पॉलीपेप्टाइड। तो बीच बीच में क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड है, इसलिए वो बन गया पॉलीपेप्टाइड। वही जो माला है उसको मैं थोड़ा सा और सजा दूं तो उसको हम कहेंगे प्रोटीन। तो मतलब प्रोसेस्ड पॉलीपेप्टाइड यानी ही प्रोटीन, पैकेज्ड पॉलीपेप्टाइड यानी ही प्रोटीन। तो प्रोसेस और पैकेजिंग जब हो जाती है प्रोटीन की, उसका नाम हो जाता है प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन इज द फाइनल प्रोडक्ट हम कह सकते हैं। ओके, अब कहेंगे हम ट्रांसलेशन मतलब क्या? ट्रांसलेशन यानी राइबोसोम जब हटता है एक जगह से दूसरी जगह तो उसे हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। तो राइबोसोम कीप्स ऑन मूविंग फ्रॉम वन एंड ऑफ द एमआरएनए टू अनदर एंड, क्योंकि उसको चलना पड़ता है यार। अभी जैसे ये एमआरएनए में बैठा हुआ है, राइबोसोम किसके ऊपर बैठा है? एमआरएनए के ऊपर बैठा है। तो वो कोडॉन है ना, एमआरएनए मतलब क्या? ये पूरा कोडॉन से भरा हुआ है। अब हर एक कोडॉन अमीनो एसिड बनाता है, इतना तो आपको पता है। तो ये जो एमआरएनए के ऊपर बैठा है राइबोसोम, वो पर्टिकुलर एमआरएनए जो भी कोडॉन है वो कोडॉन के हिसाब से अमीनो एसिड बनाएगा। अब वो अमीनो एसिड राइबोसोम ने निकाला, राइट? अब ये ट्रांसफर आरएनए लेके जा रहा है, अब फिर से राइबोसोम आएगा, उसके ऊपर बैठेगा एमआरएनए के ऊपर, फिर से वो अमीनो एसिड निकालेगा, वो दे देगा टीआरएनए में। तो उसको शिफ्ट होना पड़ता है। व्हाई? क्योंकि ये पूरे एमआरएनए में उसको अलग अलग कोडॉन के साथ बात करना है। पहले ये इसके साथ बात करेगा, फिर ये दूसरे कोडॉन के साथ बात करेगा, तीसरे कोडॉन के साथ बात करेगा। तो ऐसे 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 ना ये शिफ्ट होता जाता है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। द ट्रांसलोकेशन यानी क्या? शिफ्टिंग ऑफ द राइबोसोम, राइट? फिर उसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि पेप्टाइड बॉन्ड्स यानी क्या? एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड, हर एक अमीनो एसिड के बीच में आप ये जो बॉन्ड देख रहे हो बेटा, उसे हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है पेप्टाइड बॉन्ड्स किसके बीच में रहता है, तो आप लोग बोलोगे इट इज प्रेजेंट बिटवीन टू अमीनो एसिड्स। ये दो अमीनो एसिड के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड। ऐसे ऐसे करके ये सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स जब जुड़ जाते हैं फिर फाइनल एक पॉलीपेप्टाइड बन जाएगा और फिर जाके वो प्रोटीन बन जाएगा, राइट? तो यहाँ पे यही चीज दिखाई गई है, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स। फिर बात करेंगे म्यूटेशन के ऊपर। म्यूटेशन यानी क्या? एनी सडन चेंज, सडन चेंज, अचानक से कोई भी वो जो बेसिस थे ना, हमने देखे थे न्यूक्लियोटाइड बेसिस AUGC, अगर डीएनए की बात करें तो ATGC हो जाता है, वहां पे U हट जाता है और T लगा देते हम। तो अगर कोई भी न्यूक्लियोटाइड बेस हट जाता है या एड ऑन हो जाता है तो उसको हम कहते हैं म्यूटेशन। एंड म्यूटेशन काफी ज्यादा इफेक्ट दिखाता है, बिकॉज जब भी डीएनए में कुछ भी चेंजेस हो तो आरएनए जो उसका बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन होता है ना डीएनए से आरएनए, तो डीएनए अगर बिगड़ा हुआ है तो उसका जो आरएनए बनेगा वो भी बिगड़ा हुआ बनेगा, और उसका जो प्रोटीन बनेगा ट्रांसलेशन के बाद में वो भी बिगड़ा हुआ निकलेगा, राइट? आप समझ रहे हो बात? पूरा सेंट्रल डॉगमा हिल गया बिकॉज ऑफ वन म्यूटेशन। तो म्यूटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज उसका जो प्रोटीन है वो गंदा प्रोटीन निकला अभी, अब जो उसको फंक्शन परफॉर्म करना है वो नहीं कर पाएगा। जैसे कि आई कलर, स्किन कलर, मैंने आपको बहुत बेसिक यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए, वहां पे बहुत सारे बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हमारे बॉडी में होते हैं, तो वो फंक्शंस रुक जाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। तो ये सब कारनामा है म्यूटेशन का। इसमें आपको ये 4 डिजीजेस याद रखनी है। आपको कभी भी नेम द फॉलोइंग पूछा जा सकता है कि म्यूटेशन वाली डिजीजेस का नाम बोल दो, तो ये 4 डिजीजेस हमको लिख के आना है, ठीक है? फिर उसके बाद में अब हम स्टार्ट करेंगे इवोल्यूशन। हेरिडिटी हमारा कंप्लीटेड। इवोल्यूशन यानी क्या? कि ग्रेजुअल चेंजेस, धीरे धीरे ग्रेजुअल चेंजेस होना।
सडन नहीं, सडन मतलब म्यूटेशन, इधर ग्रेजुअल वर्ड हम लोग यूज करेंगे। तो ग्रेजुअल चेंज अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। आप यहाँ पे मान के चलो इवोल्यूशन बहुत लंबा चला है, ऐसा नहीं है कि एक रात का कमाल है, हाँ हो गया, एक दिन बंदर था दूसरे दिन ह्यूमन निकला, ऐसा नहीं हुआ है बच्चों। ये प्रोसेस को बहुत ज्यादा टाइम लगा है, बहुत सारे साल लग गए हैं, फिर जाके ये इवोल्यूशन हुआ है, राइट। यहाँ पे देखो 300 करोड़ ईयर्स, 300 करोड़ ईयर्स मतलब समझते हो कितना ज्यादा है ये। तो इतने साल लगे तब जाके मनुष्य हुआ, राइट। तो यहाँ पे यही दिखाया गया है कि इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ। पहले एक सेल था और वो एक सेल बनाने के लिए भी बहुत सारा झंझट हुआ। एक सेल के अंदर वो सब मैक्रोमोलिक्यूल्स, माइक्रोमोलिक्यूल्स होता है ना, तो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए भी शुगर लगा, उसको ग्लूकोज लगा, फिर प्रोटीन बनाने के लिए भी उसको अमीनो एसिड्स लगी, फिर डीएनए बनाने के लिए भी न्यूक्लिक एसिड्स लगा, न्यूक्लियोटाइड्स लगे। तो सारी चीजें फ्रॉम स्क्रैच बनी और फिर जाके एक एकदम बेसिक सेल तैयार हुआ, प्रोकैरियोट। फिर उसके बाद में वो सिंगल सेल से लाइफ आना शुरू हुई, उसके बाद में लिविंग ऑर्गेनिजम्स आने शुरू हुए, राइट। और उसके बाद में लाइफ शुरू हुई एंड डाइवर्सिटी बॉट इनटू एग्जिस्टेंस। अब ये इवोल्यूशन हुआ है कि नहीं हुआ, उसको प्रूव करने के लिए साइंटिस्ट कुछ एविडेंस लाते हैं। तो हर एक साइंटिस्ट ना कुछ नया नया एविडेंस खोज के निकालता है। सबसे पहला एविडेंस जो सपोर्ट करता है कि इवोल्यूशन हुआ है, क्योंकि तभी इतना ये था, डिबेट चल रहा था, कुछ बोल रहे थे कि इवोल्यूशन हुआ है, कुछ बोल रहे थे इवोल्यूशन हुआ ही नहीं है, जो अभी दुनिया है वो एज इट इज थी। तो जो ऐसा सोचते थे उनको प्रूव करने के लिए, जिनको लगता था कि इवोल्यूशन हुआ है, उन्होंने एविडेंसेस चालू कर दिए कि एविडेंस है भाई, आप लोग देखो जरा। तो पहला एविडेंस क्या है? मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। मॉर्फोलॉजिकल यानी क्या? कि जो देखने से हमें समझ में आए, ठीक है। मॉर्फोलॉजी यानी यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, यहाँ पे ये सारे आईज, नोज, ईयर सभी का है, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि ये लोग का एक कॉमन एंसेस्टर होता होगा ना यार, कि एक कॉमन एंसेस्टर है जो कि माउथ, नॉस्ट्रल्स, ईयर, पिन्ना ये सब दिखा रहा है, क्योंकि सबके पास सेम ही चीज है। तो इसका मतलब है ये मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस प्रूव करता है कि तुम्हारा सबका एक कॉमन एंसेस्टर है। फिर दूसरा हो जाता है, यहाँ पे प्लांट्स का भी एग्जांपल आता है, ठीक है। प्लांट्स में भी आप यही सेम चीज लिखोगे एंड उसके बाद में लीफ शेप, लीफ वेनेशन, क्योंकि सबके पास तो सेम ही होता है ना यार। कोई भी आप लीफ ले लो, आप लीफ ले लो, आपको वो लीफ में उसके वेन्स दिखेंगे, राइट। उसका शेप भी वैसा ही होता है, किसी का भी ऐसे अलग ही नहीं होता है, शेप तो मतलब मोरलेस ऐसा ही होता है। तो ये सब कॉमन फीचर है, जिससे क्या सजेस्ट करता है कि कोई ना कोई ये कॉमन एंसेस्टर से आया हो। ये तो हो गया जो आपको दिखता है, जो आपको नहीं दिखता उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरनल फीचर्स, यानी एनाटॉमिकल एविडेंस। एनाटॉमिकल एविडेंस फोकसेस ऑन द इंटरनल फैक्टर्स, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस फोकसेस ऑन द एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है। जैसे कि बोन्स, बोन्स हमें दिखती नहीं है ऐसे, हमको एक्सरे निकालना पड़ता है, सोनोग्राफी निकालना पड़ता है, ये प्रेजेंट है इनसाइड द बॉडी, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं एनाटॉमिकल एविडेंस। अभी इसमें भी हम लोग बोन स्ट्रक्चर देखेंगे तो सबका सेम ही दिख रहा है, ये एक ऊपर देखो ये वाली हड्डी है, फिर यहाँ पे दो हड्डी निकल रही है, यहाँ पे सब में यही सेम चीज है, फिर इधर स्टोन स्टोन वाली हड्डी निकलेगी और फिर फिंगर्स निकलती है, सबको तो सेम ही टाइप का स्ट्रक्चर दिया है ना। तो इसका मतलब क्या है कि सभी का क्या है? कॉमन एंसेस्टर है, सभी का क्या है? एक कॉमन एंसेस्टर है, यही बताया गया है। फिर तीसरा एविडेंस है, दैट इज वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन यानी क्या? कि वैसे ऑर्गन्स जो अभी यूज में नहीं है पर पहले यूज में थे, जैसे कि अभी भी हमारे पास अपेंडिक्स प्रेजेंट है, हमारे पास निक्टेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, हमारे पास टेलबोन वाला जो वर्टिब्रे है वो प्रेजेंट है, पिन्ना प्रेजेंट है। ये सब कुछ भी यूज में नहीं हो रहा अभी, ह्यूमंस को कुछ यूज नहीं है तो भी हमारे अंदर प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है कि हम जहां से इवॉल्व हुए हैं वो पर्टिकुलर प्राणी में ये सब ऑर्गन्स बहुत ज्यादा यूज में थे, राइट, एंड अभी यूज में नहीं है। इसका मतलब यही है कि हम उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से आए हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन। तो वेस्टिजियल ऑर्गन भी यही सजेस्ट करता है कि हम भी एक कॉमन एंसेस्टर से आए हैं। चौथा एविडेंस, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। इसका स्पेलिंग प्लीज आप कर लेना, क्योंकि आपको पता है और मुझे भी पता है कि आपका इसमें स्पेलिंग मिस्टेक होता है। तो पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस यानी क्या? जिसमें फॉसिल्स इन्वॉल्व हो। फॉसिल्स यानी अभी अगर कोई भी एनिमल या प्लांट मर गया तो वो सॉइल में दफन जाएगा, फिर बहुत सारे साल 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 तो ऐसे सॉइल ऊपर ऊपर लेयर लेयर आती जाएगी ना, तो वो जो
एनिमल या प्लांट है उसका निशान या पूरा इम्प्रिंट आ जाता है सॉइल के ऊपर, और इसी को हम कहते हैं फॉसिल। तो कुछ इस तरीके का दिखता है। हमें अभी क्यों पता है कि डायनासोर एग्जिस्ट करते थे? क्योंकि ये तो इतनी साल पुरानी बात है। अभी हम लोग इतना कॉन्फिडेंटली क्यों बोल पा रहे हैं कि डायनासोर सच्ची में थे? क्योंकि इनके फॉसिल्स पाए गए हैं, राइट? तो ये फॉसिल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ना सिर्फ एग्जिस्टेंस के लिए, पर कितने साल पहले एग्जिस्ट करते थे ये भी हम लोग पता लगा सकते हैं। कि फॉसिल तो एग्जिस्ट कर रहा है पर कितने साल पुराना है ये कैसे हम पता लगा सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग एक ऐसा मेथड है जो कि डिटरमाइन करता है एज ऑफ द फॉसिल। अब बच्चों यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है? इसमें आपको 1 सेंटेंस पूछा जा सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स, बहुत सारे क्वेश्चन कि कार्बन डेटिंग का मेन उद्देश्य क्या है, मेन पर्पस क्या है। तो आप लोग क्या बोलोगे? इट इज टू डिटरमाइन द एज ऑफ द फॉसिल, ठीक है? इसमें कौन से 2 प्रकार के कार्बन है? कार्बन 14 एंड कार्बन 12। इसमें कौन सा रेडियो एक्टिव कार्बन है और कौन सा नहीं है ये भी आपको पूछेंगे। तो रेडियो एक्टिव कार्बन है अपना कार्बन 14, कार्बन 14 इज टू कार्बन 12। ये रेशियो देखते हैं पहले, कांस्टेंट रहता है जब तक वो जिंदा रहता है एनिमल या प्लांट। जैसे ही वो मरता है तो वो कांस्टेंट नहीं रह पाता है, राइट? और उसमें फ्लक्चुएशन से वो मालूम पड़ जाता है कि कितना उसने रेडियो एक्टिविटी किया है, और जितना रेडियो एक्टिव किया है, जितने साल से वो रेडियो एक्टिविटी कर रहा है, उससे हमें पता लगता है कि अच्छा ये इतने साल पुराना फॉसिल है। तो वी कैन डिटरमाइन द एज ऑफ द फॉसिल बाय कार्बन डेटिंग मेथड। एंड ये किसने दिया था ये भी आपको पूछे तो विलार्ड लिब्बी ने दिया था ये वाला मेथड। ओके, नेक्स्ट है अपना कनेक्टिंग लिंक। बच्चों कनेक्टिंग लिंक यानी क्या? ये भी एक ऐसा मेथड है जो कि बोलता है कि यस एग्जिस्ट करता था, इवोल्यूशन हुआ है। तो कनेक्टिंग लिंक एज द नेम सजेस्ट, ये 2 ग्रुप्स के कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स को एक ही एनिमल में अगर देखा जाए तो उसको हम कहते हैं कनेक्टिंग लिंक, ठीक है? तो सबसे पहला एग्जांपल, यहाँ पे आपको एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन ही आएंगे। तो सबसे पहला एग्जांपल आपको याद रखना है, दैट इज डक बाइल प्लेटिपस। और ये कौन से 2 ग्रुप्स में है वो भी आपको याद रखना है, राइट? जैसे कि मैमल्स कभी भी ये नहीं होते, ओवीपैरस नहीं होते, अंडे नहीं देते, वो विविपैरस होते हैं, पर ये अंडा देता है, राइट? तो ये क्या है? ये मैमल्स का भी दिखा रहा है कैरेक्टरिस्टिक और रेप्टाइल्स का भी दिखा रहा है कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा हमारा एग्जांपल है लंगफिश। लंगफिश क्या है? इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फिश एंड एम्फीबियन। याद रखना है, बस याद रखना है हमको, लंगफिश हो गया। और तीसरा एग्जाम्पल पेरिपैटस, इसका एनालिड एंड आर्थ्रोपोड, राइट? एनालिड एंड आर्थ्रोपोड, ये दोनों का ये मिक्स है, दैट इज पेरिपैटस। बस ये 3 एग्जांपल्स हमें याद रखने हैं। फिर लास्ट एविडेंस दैट इज एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस क्या कहता है कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब अर्ली डेवलपमेंटल स्टेज से जो गुजरते हैं एम्ब्रियोज, वो सब सेम लग रहे हैं, लिटरली सब सेम लग रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 3 ट्राइमेस्टर है। ट्राइमेस्टर मतलब 3 महीने का जो रहता है ना गैप, जब प्रेग्नेंट होते तो 3 महीने का मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर, दूसरे 3 महीने सेकेंड, और तीसरे लास्ट के जो 3 महीने रहते हैं 9 महीने में से, उसको थर्ड ट्राइमेस्टर बोला जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट 3 महीने की बात हो रही है। इसमें आप देखोगे तो सब सेम लग रहे कि नहीं लग रहे? सेम लग रहे ना। इसका मतलब क्या कि ये सब एक ही कॉमन एंसेस्टर से आए हैं। और ऐसा भी नहीं कि सब एकदम सेम एनिमल्स को हमने लिया है, नहीं। हमने यहाँ पे फिश लिया, सैलेमेंडर लिया, टॉर्टोइस, चिकन, पिग, काउ, रैबिट, मैन, जो कि सब एक दूसरे से काफी डिफरेंट है। उनका रहने का तरीका, उनका प्लेस कहाँ पे रहते हैं, वो सब कुछ डिफरेंट है, राइट? तो भी इनके एम्ब्रियोज एकदम एग्जैक्ट मैच हो रहे हैं। उसके बाद में डिफरेंस देखने को मिल रहा है, पर फर्स्ट जो अर्ली स्टेज है उसमें तो सेम ही लग रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये लोग सब एक कॉमन एंसेस्टर से आए हैं। और ये सब प्रूव करके जो साइंटिस्ट को लगता था कि इवोल्यूशन नहीं हुआ है, उनको भी भरोसा होने लगा कि अच्छा इवोल्यूशन तो हुआ है भाई, इवोल्यूशन तो हुआ है। अब एक बार प्रूव हो गया इवोल्यूशन हुआ है, तो अब चालू होता है हंट कि इवोल्यूशन कैसे हुआ है। तो इवोल्यूशन कैसे हुआ है उसका क्वेश्चन, ये आंसर देने के लिए डार्विन भैया और लेमार्क भैया आ जाते हैं पिक्चर में। डार्विन भैया अलग थियोरी देते हैं, लेमार्क भैया कुछ अलग थियोरी देते। दोनों की थियोरीज हम लोग थोड़ा पहचानते कि क्या कहना क्या चाहते हैं ये लोग। सबसे पहले हम लोग लेमार्क की बात करते हैं। तो लेमार्क भैया ये कहना चाहते हैं कि जो चीज आप ज्यादा यूज करते हो वही चीज ज्यादा आप लोग ये लेते हो, मतलब आपको मिलता है वो चीज ज्यादा। जैसे कि जिराफ का एग्जाम्पल लिया उन्होंने कि जिराफ का, वो बोलते थे जिराफ का पहले से लॉन्ग नेक नहीं था, उसको वो पत्ती खानी थी ट्री का, इसलिए वो रोज ट्राई किया, रोज बेचारा ट्राई किया कि मैं एक दिन जाऊंगा ट्री का पत्ती खाऊंगा।
ठीक है। तो वो ऐसा बोलता था और रोज ट्राई करता था, उसने जनरेशन जनरेशन पास कर दिया, उसके बच्चे तक यही ट्राई करते थे। और एक दिन ऐसा आया जहां पे उसकी लॉन्ग नेक हो गई, और फिर जो उसके बच्चे आए ना वो लॉन्ग नेक के जिराफ, उसको डायरेक्टली ऑटोमेटिकली लॉन्ग नेक आई, जो कि अभी हम लोग सोचो तो इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, राइट। मतलब अगर ठीक है, मैं मानती हूँ कि अभी स्ट्रेचिंग कर करके उसका लॉन्ग नेक हो गया, पर उसके बच्चे को डायरेक्टली लॉन्ग नेक मिले, दैट इज नॉट ट्रू। तो इसका कहना ये था कि देयर इज एन इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेड्स। एक्वायर्ड ट्रेड्स क्या होते हैं? जो आप खुद के मेहनत से उसको डेवलप करते हो, जैसे कि स्विमिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, ये सब आप खुद के मेहनत से डेवलप करते हो। ऐसा नहीं होता है कि अरिजीत सिंह अच्छा गाना गाता है तो उसके बच्चे को भी पहले से ही अच्छा गाना आएगा, ऐसा नहीं होता है। वो सिंगिंग खुद प्रैक्टिस करेगा, अपना गला सुधारेगा, तब जाके वो अच्छा गाना गा पाएगा। सेम गोज विद क्रिकेट। सचिन तेंदुलकर का बेटा क्या डायरेक्टली वो क्रिकेटर बन जाता है? नहीं, उसने भी प्रैक्टिस की, सब कुछ किया, फिर जाके किया ना उसने। तो ये सब चीज एक्वायर्ड है, वो पहले से नहीं आ सकती है। पर ये कहता था कि देयर इज इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। एक्वायर्ड कैरेक्टर्स इनहेरिट होते हैं कि अगर आप एक दिन जिम जाओगे, अपना बॉडी बना लोगे, तो आपके बच्चे ऑटोमेटिकली जिम बॉडी वाले पैदा होंगे। ऐसा नहीं होता है, पर इसका कहना ऐसा था। ओके, तो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेड्स, एंड उसका दूसरा थियोरी का नाम था, मतलब दूसरा नाम ऑफ द सेम थियोरी के यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। मतलब जो चीज आप यूज करोगे वो आपको मिलेगी, जो चीज आप यूज नहीं करोगे वो निकल जाएगी एज वेस्टिजियल ऑर्गन्स। तो इसका ये कहना था, दैट इज, और उसका थियोरी का नाम था लेमार्किज्म। क्या बोलते हैं उसका? लेमार्किज्म। तो लेमार्किज्म का यही था जो मैंने आपको स्टोरी बोला ना जिराफ का, यही यहाँ पे लिखा है, सेम चीज यहाँ पे लिखी है। फिर मैंने आपको जिम का एग्जांपल दिया, ये सब। वो स्नेक का भी उसने बोला कि आपको पता है स्नेक अभी उसके पास हाथ पैर क्यों नहीं है? क्योंकि वो यूज नहीं करता था। ऐसा लेमार्क ने बोला, मैं नहीं बोल रही हूँ, ऐसा लेमार्क ने बोला कि स्नेक के पास अभी हाथ पैर इसलिए नहीं है क्योंकि स्नेक के पास जब भी हाथ पैर था तभी उसने यूज नहीं किया, तो भगवान ने उसके हाथ पैर निकाल दिए और बेचारे को ऐसे ही बना दिया। तो ये ऐसा सब लेमार्क कहता था। तो दिस वॉज ऑल लेमार्किज्म। तो ऑब्जेक्शन तो बहुत आए, हेट तो बहुत आया लेमार्क भैया के ऊपर। बेचारे भैया एकदम उदास हो गए कि उसको सब बोलते थे कि भाई तू बोल क्या रहा है, तू बोल रहा है कि एक्वायर होते हैं, एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ये इनहेरिट होते हैं, तो ये सबको एकदम कठा कि भाई ऐसा नहीं होता है। दूसरा पॉइंट है मॉडिफिकेशन, मतलब जिसके अंदर मॉडिफिकेशन आया वो भी नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन कर रहा है, ये कैसे पॉसिबल है? तो ये सेकेंड ऑब्जेक्शन हुआ लेमार्किज्म पे। फिर आते हैं डार्विन भैया इन द पिक्चर। डार्विन भैया का थियोरी का नाम आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, आपको याद रखना है। डार्विन भैया ने क्या बोला था? थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, राइट। थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन मतलब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है, ये इसका एकदम बेसिक है। वो बोलता है कि जो आप सर्वाइव करना चाहते हो तो आपको अपने अंदर वो चेंजेस लाने पड़ेंगे, मॉडिफिकेशंस लाने पड़ेंगे कि जो एनवायरनमेंट डिमांड करता है। अगर एनवायरनमेंट उस तरीके का डिमांड करता है तो आपको चेंज होना पड़ेगा। यू कांट बी के नहीं मैं तो वही रहूंगा जो मैं रहता हूँ, मैं 9th स्टैंडर्ड तक ऐसे ही पढ़ते आया हूँ तो मैं ऐसे ही पढ़ूंगा, मैं अपना स्टडी पैटर्न चेंज नहीं करूंगा, ना स्टडी टेबल चेंज करूंगा, मेरा सोने सोने ऐसे सो के पढ़ने का आदत है, मैं ऐसा ही करूंगा। तो डार्विन ये कहता है कि भाई तू फिर फेल हो जाएगा, ठीक है। मतलब जैसा डिमांड करता है एनवायरनमेंट उस तरीके से अंदर में चेंजेस लाने पड़ेंगे, खुद को सुधारना पड़ेगा, तब जाके तुम सरवाइव हो पाओगे इस दुनिया में। तो डार्विन भैया यही कहते थे, दैट इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। बस उसका यही था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे हर एक जन एक दूसरे से कंपीट कर रहे हैं, वो कुत्ते हो, बिल्ली हो या हम ह्यूमंस हो। हमको अगर स्टैंड आउट होना है पूरे झुंड में से तो हमारे अंदर वैसी क्वालिटीज भी डालनी पड़ेगी, हमको खुद को सुधारना पड़ेगा। हम वही नहीं रह सकते जो हम पहले थे कल, हमें एवरीडे अंदर अंदर सुधार लाना पड़ेगा, राइट। सो यही है डार्विन भैया का बोलना। यहाँ पे सेम चीज इसने भी यही बोला कि अभी फॉर एग्जांपल अगर उसको स्नो में जाना है, लायन या टाइगर को स्नो में भी रहने का शुरू करना है, अभी रहते हैं वो लोग, लायन टाइगर स्नो में रहते हैं, पहले नहीं रहते थे। तो जब भी उसने सोचा रहेगा तो कुछ तो अंदर मन में गया होगा ना कि यार अगर स्नो में हम लोग जाएंगे तो हम लोग मर जाएंगे अगर ऐसा स्किन रखेंगे तो, या ऐसा कलर रखेंगे तो। अभी आपने देखा होगा लायन टाइगर कैसे दिखते हैं, उनके पास कम बाल होते हैं, राइट। पर अगर आप पोलार वाले देखोगे तो उसका जो हेयर डेंसिटी रहता है इट इज वेरी वेरी थिक, प्लस उसका वाइट रहता है पूरा,
व्हाइट टाइगर, व्हाइट लायन, तो ये सब क्यों उसने मॉडिफिकेशन लाया ना, अंदर चेंजेस लाए ना उसने, क्यों लाया? क्योंकि उसको भी पता है डार्विन का थियरी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, अगर मैं ऐसे वेशभूषा में जाऊंगा तो मुझे दूसरे खा जाएंगे, राइट? प्लस मैं उधर की ठंडी नहीं सह पाऊंगा, इसलिए उसने खुद का सब कुछ चेंजेस लाया, राइट? तो ये सब चीज है जो डार्विन भैया कहना चाहते हैं। फिर ऑब्जेक्शन इसमें भी हुए, ऑब्जेक्शन क्या हुए कि सम मोर फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल। इसका क्या कहना था कि डार्विन भैया कि मेरी ही थियोरी खाली अच्छी है, दूसरी सबकी मतलब पानी में डाल दो, ऐसा कि मेरे थियोरी से इवोल्यूशन हुआ है, दूसरी किसी की थियोरी से इवोल्यूशन नहीं हुआ। तो सब लोग एकदम भड़क गए कि ऐसा नहीं है भाई, तू सही है इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग गलत है, तू सही है तो हम लोग भी सही है। फिर नेक्स्ट है एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशन, ऐसा कुछ बोला ही नहीं उसने इसके बारे में, उसने एकदम चुप रहा वो। कॉजेज ऑफ स्लो एंड एब्रप्ट चेंजेस वाज नॉट एक्सप्लेन्ड, कि स्लो एंड एब्रप्ट चेंजेस क्यों आ रहे हैं वो भी उसके पास आंसर नहीं था। फिर स्पीशीज और स्पीशिएशन यानी क्या? स्पीशीज यानी क्या बच्चों, कि जो फर्टाइल इंडिविजुअल्स एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन कर सके उसे हम कहते हैं सेम स्पीशीज। मतलब ह्यूमंस अमॉन्ग ह्यूमंस रिप्रोडक्शन हो सकता है, राइट? बच्चे पैदा हो सकते हैं। अगर ह्यूमन और डॉग की बात करें तो बच्चे पैदा नहीं हो सकते नेचुरली, बिकॉज ये दोनों अलग अलग स्पीशीज है। तो स्पीशीज सेम है, उसका हम लोग क्या डेफिनेशन दे सकते हैं कि रिप्रोडक्शन हो कि ना हो, रिप्रोडक्शन अगर हो सकते तो स्पीशीज सेम है, राइट? तो देखो नेचुरल रिप्रोडक्शन यहाँ पे भी सेम लिखा है कि नेचुरल रिप्रोडक्शन अगर हो सके तो इसका मतलब है सेम स्पीशीज से है वो लोग। स्पीशिएशन यानी कि न्यू स्पीशीज बनाना। न्यू स्पीशीज कैसे बनती है कि पहले वो लोग एक ही स्पीशीज थे, फिर अचानक से बीच में वो जो एरिया था वो बट गया, तो यहाँ के लोग अलग हो गए, यहाँ के लोग अलग हो गए। अब ये दोनों तो एक दूसरे से मिलने नहीं वाले, राइट? तो ये क्या करता है, ये जो थोड़ा सा झुंड अलग हुआ है ना मेन झुंड से, वो लोग अपना नया स्पीशीज बनाने लगते हैं। तो ऐसे ऐसे करके न्यू न्यू स्पीशीज बनते हैं विथ टाइम। नाउ कमिंग टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर दैट इज ह्यूमन इवोल्यूशन। इसमें ज्यादातर की मुझे समझाने का नहीं है, बिकॉज इसमें ज्यादा आपको याद करने का है, राइट? तो इसमें मैं कुछ आपको हिंट दे देती हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना है इसमें। सबसे पहले तो निएंडरथल मैन, इसको सबसे ज्यादा वाइस मैन कहा गया है, ठीक है? भले वो एकदम स्टार्टिंग वाला मैन नहीं और एकदम लेटेस्ट वाला मैन नहीं है, थोड़ा बीच का मैन है, पर तो भी उसको ऐसे बोला गया कि भाई तू एकदम मस्त दिमाग वाला है, राइट? तो निएंडरथल मैन मतलब एकदम वाइज मैन। फर्स्ट रिकॉर्ड, फर्स्ट सबसे पहला जो इंसान जैसा दिखने लगा उसका नाम क्या है? रामापिथिकस। तो ये भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है कि फर्स्ट ह्यूमन लाइक एनिमल। पहले कैसा था? वो बंदर जैसा दिखता था, फिर उसके बाद में थोड़ा एप जैसा दिखने लगा, ठीक है? फिर एप से जब ह्यूमन में कन्वर्ट हुआ ना, तो ह्यूमन जैसा जो दिखने लगा सबसे पहला, उसका नाम क्या था? रामापिथिकस, ठीक है? और निएंडरथल मैन का मैंने आपको बता दिया। तो बस यही है, हमको यही याद रखना है मेन। तो फिर उसके बाद में ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको नेक्स्ट जो सेशन होने वाला है उसमें मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाली हूँ। एंड इसमें तो मैंने बहुत जल्दी जल्दी आपको सारी ब्रश अप करवा दिया चीजें, पर वन शॉट में डिटेल भी लेके आने वाली हूँ इसी चैनल में। सो स्टे ट्यून फॉर दैट ऑल्सो, ठीक है? ये तो सिर्फ माइंड मैप था जिससे जिससे आपके माइंड के अंदर वो नोटिफिकेशन ऑन हो जाए कि ये आता है, ये आता है, ये आता है, ये आता है, ठीक है? सो वैसे तो लाइव सेशंस भी चल रहे हैं, तो लाइव सेशन में भी एक्टिव रहा करो, वहां पे लाइव प्रोसेसेस वाला चैप्टर चल रहा है। सो दिस इज द कृषि मैम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा, समझ में आई चीजें कि नहीं। एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट तो जरूर बनता है, और लाइक कर देना, अटेंडेंस शो कर देना। बाय एवरीवन।